अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का पहला लेक्चर है। इससे पहले हम फिजिकल क्लासेस में पावर सीरीज सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कि आपको 10.9 एक्सरसाइज करवाई गई है। उस एक्सरसाइज को आप लोगों ने अच्छे से करना है, एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। आपने एग्जांपल्स नहीं छोड़नी, लाजमी एक्सरसाइज के साथ उसकी एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है। आज जो हमने नेक्स्ट करना है, हमने 10.10 एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए जो है वो है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमने कौन सी की 10.9 एक्सरसाइज में? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड में हमने क्या करना है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड सारा सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में हमें कोई और पॉइंट, मतलब इस यहाँ पे हमने किसी ना किसी पॉइंट के अराउंड उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो है एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन के बारे में बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट है एक्स, तो ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट एक्स के ऊपर और उसके नेबरहुड के अंदर डिफरेंशिएबल होगा, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि ये फंक्शन, हर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर के इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो। एग्जिस्ट का मतलब वो अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। अब देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, सेकंड लेंगे तो 2 आ जाएगा, थर्ड लेंगे तो 0 हो जाएगा एंड सो ऑन, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। 0 आ रहा है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, 0 अनडिफाइंड आंसर तो नहीं आ रहा। तो 2 इसके अंदर x कोई भी पॉइंट पुट करें तो उसके ऊपर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है? एनालिटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, जो न्यू एक डेफिनेशन आई है वो क्या है? A real valued function f from r to r is said to be analytic। कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, मतलब x है, x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर हमेशा कोई रियल नंबर आए। is said to be analytic at a point x naught if it has a power series representation। अब ये एक एनालिटिक फंक्शन की नई डेफिनेशन आई। पहले क्या थी कि अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे और उसकी नेबरहुड में, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। अब क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करे तो उसको हम बोलेंगे कि ये एनालिटिक है उस पॉइंट एक्स नोड पे। तो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या किया था? पहले समेशन सी एन एक्स की पावर एन, तो तब वहां पे क्या होता है कि ये एक्स नोड पॉइंट जो है वो 0 होता है, तो एक्स माइनस 0 एक्स के इक्वल, ठीक है। तो एक्स नोड वहां पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वो 0 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो अगर किसी फंक्शन की पावर सीरीज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। जैसे ये क्या है? ये फंक्शन इटसेल्फ पावर की फॉर्म में है, तो ये फंक्शन क्या है? सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो फंक्शन जिनकी सीरीज है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स में भी लिखा हुआ है कि e की पावर x, sin x, cos x एंड पोलिनोमियल्स इन x आर ऑल एनालिटिक फंक्शन और एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ r, कि ये हर रियल एनालिटिक होता है, किसी पे अनडिफाइंड नहीं, ठीक है। सिमिलरली एक पावर सीरीज है x स्क्वायर प्लस सोन, ये पावर सीरीज है 1/1 माइनस x की, मतलब हम इनको सम अप करें तो ये बन जाती है। और ये पावर सीरीज क्या करती है? वो किस पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है? मोड x माइनस 1, इस इंटरवल के अंदर अंदर वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो इस इंटरवल के अंदर हम क्या कहेंगे कि ये एनालिटिक है। नेक्स्ट हमने करने हैं सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। नेक्स्ट हमने करने हैं सिंगुलर पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट। लेट a naught x y double dash plus a1 x y dash plus a2 x y is equal to 0।
ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ये सारे ए नोट ए वन ए टू ये सारे एक्स के फंक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या लीनियर इक्वेशन है, किस ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। और ये और क्या है, होमोजेनस भी है क्योंकि इसकी राइट साइड 0 आ रही है। इसमें सिर्फ एक्स का मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें वाई ना आ रहा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल ना आ रहा हो। इसमें भी वाई है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है। इसके अलावा सिंपल एक्स वाली या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, तो इसलिए ये क्या है, होमोजेनस भी है with variable coefficients and that are continuous function of x in some interval alpha beta। अच्छा जी, तो इसको अगर पूरी इक्वेशन को हम a नोट x मतलब जो कि y डबल डैश के साथ कोफिशिएंट है उसके साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ये जो a1 ऑफ x ओवर a नोट ऑफ x है इसको p का नाम दिया है, a2 ओवर a नोट को नाम दिया है q का। तो ये जो इक्वेशन बनी है पी क्यू वाली, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वन। ये जो सेकंड ऑर्डर की जनरल फॉर्म है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और p और q का यहाँ पे बता दिया कि ये कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमने करना है ऑर्डिनरी पॉइंट। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लेनी है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना जो पी और क्यू वाली है। ठीक है, अगर यहाँ पे पी और क्यू जो है वो एनालिटिक फंक्शन है पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर, देन एक्स नॉट क्या होगा, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है एनालिटिकली, ना आपको डेरिवेटिव लेने की जरूरत है ना कुछ भी चेक करने की जरूरत है। आप जस्ट देख लें कि उस इक्वेशन के अंदर जो उसका डिनोमिनेटर है ना वो किस पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर क्योंकि 0 होगा तो ओवरऑल टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो 0 हो जाता है उसको सिंगुलर पॉइंट कह देना है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट है, मतलब कि वो पूरे का पूरा फंक्शन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर किसी पॉइंट पे डिफाइंड है ना तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं इसकी, फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ, ये इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसके हमने ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ऑर्डिनरी पॉइंट की डेफिनेशन में हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा कि जो y डबल डैश के साथ कोफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना आपने। इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया y डबल डैश प्लस 3x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 y डैश प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख लें कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट के ऊपर, ये वाली जो y डैश के साथ है वो टर्म p हो गई और जो सिंपल y के साथ है वो हो गई टर्म q। तो अब देख लें आपके ये टर्म्स जो है वो इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कब आएगा, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी x प्लस और माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब प्लस और माइनस 1 ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है, मतलब वो डिफाइन नहीं रहते। तो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसका डेरिवेटिव कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो एनालिटिक तो वो होंगे ही नहीं। तो इसके अंदर सिर्फ प्लस और माइनस 1 जो है जिनके ऊपर के फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा वो सिंगुलर पॉइंट्स है, और इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे के ऊपर ये फंक्शन जो है वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ दिस वन। अब ये इक्वेशन जो है ना ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है क्योंकि y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, इसके साथ और कोई चीज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो y डैश के साथ है इसको p कह लेना है और y के साथ जो है उसको q कह लेना है। तो आपको पता होगा cos x की डोमेन क्या होती है, सॉरी रेंज क्या होती है -1 से 1। आप कोई भी रियल नंबर पुट करें तो ये अनडिफाइंड नहीं होता बल्कि -1 से 1 के दरमियान कोई आंसर देता है। सिमिलरली e की पावर x जो है इसकी रेंज क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसमें आप कोई भी आर पुट रियल नंबर पुट कर दें ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ये पॉइंट के ऊपर। और पावर सीरीज भी एग्जिस्ट करती है, पावर 1 माइनस सो ऑन, और x की पावर प्लस x जो है x के लिए तो क्या इसके हर रियल नंबर के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगी। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स की समझ लग गई होगी कि बेसिकली सिंपल आपने ये देखना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स कौन से हैं जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो। बस आप उस एक्सप्रेशन के अंदर देख लो कि क्या कोई ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जिसमें फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अगर हाँ, तो फिर वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, अदरवाइज वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, अब जो हम चलते हैं अपने काम की तरफ, जो 10.2 एक्सरसाइज का मेन काम है, हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है किसी पॉइंट के अराउंड। वो पॉइंट कौन सा होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट मीन उसका वो एनालिटिक होगा, उसकी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी पी और क्यू की, वो उस पर डिफाइंड होंगे पी और क्यू। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्योरम क्या है, इफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ वन। अब ये क्वेश्चन वन यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड इट्स टू इंडिपेंडेंट पार्ट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू समेशन c n x माइनस x नॉट की पावर n। ठीक है, कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट इस इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है, देन लाजमी हमें उसका सीरीज सोल्यूशन मिलेगा। और वो सीरीज सोल्यूशन किस तरह की होंगी, तो उसमें दो सीरीज एग्जिस्ट करेंगी, मतलब कि दो कांस्टेंट। अब देखें ना, सेकंड ऑर्डर की है, तो जब आप सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लाजमी वहां पे आंसर के अंदर दो कांस्टेंट आएंगे, तो हर कांस्टेंट के लिए एक अलग-अलग सीरीज आएगी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने क्या पावर सीरीज पुट करनी है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी cn x माइनस x नॉट की पावर n। x नॉट अब यहाँ पे जो भी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो वो लगाएंगे। अगर वो पॉइंट 0 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो x की पावर n, ये सिंपल फर्स्ट जो हमने 10.9 में की है वही पावर सीरीज बन जाती है। ठीक है, और अगर कोई और पॉइंट है तो हम वो पॉइंट लगाएंगे। द पावर सीरीज विल कन्वर्ज फॉर, अब ये सीरीज कन्वर्ज किसके लिए करेंगी, जब x माइनस एक्स मोर लेस देन r होगा। तो ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, और r यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट इसका रूल है। रूल क्या है इसका, मतलब पावर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने का रूल क्या है, कि हमने आपने पहले सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्वेश्चन दी गई है तो आपने इसको जनरल फॉर्म के अंदर लेके आना है। कि अगर यहाँ पे p और q जो है कोई अलजेब्राइक फंक्शंस आ रहे हैं ना, मतलब 1/x² - 1 1/x-1 एंड सो ऑन, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है, अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं जिसमें x जो है x एंड सो ऑन प्लस माइनस हो रहे होते हैं इस तरह से, या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एलसीएम, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास ये ओरिजिनल वाली जो जनरल फॉर्म है ना, ये बन जाएगी। ठीक है, स्टेप ये होगी। और जो कि वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ रहे हैं, फंक्शन को उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली फंक्शन है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनकी जगह पे उनकी सीरीज लगा देनी है, पावर सीरीज लगा देनी है। ठीक है, ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म के अंदर लेके आना है। सेकंड क्या है कि आपने उसकी पावर सीरीज ये वाली पुट करनी है, x माइनस एक्स नॉट। और ये x नॉट पॉइंट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना है इसको दो बार। क्यों? क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, तो दो बार ट्वाइस इसको डिफरेंशिएट करना है और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इक्वेट coefficients of like powers of x to have a recursion relation from which coefficient cn will be obtained step by step। बाकी सारा काम वही है जो हमने 10.9 एक्सरसाइज के अंदर किया। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 10.10 का पहला ही क्वेश्चन है, x² - 1 into y डबल डैश प्लस 4xy डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, और इसकी हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है अराउंड x इज इक्वल टू 0। अब जो x नोट पॉइंट था ना वो यहाँ पे 0 है। जब हमने इसकी पहले हमने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है तो हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में लेके आना है, इसका पहला जो भी स्टेप था पहला। लेकिन ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म के अंदर है, इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं आ रही। अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा होता तो हम उसके एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है, हमने पावर सीरीज पुट करनी है। पावर सीरीज कौन सी पुट करनी थी, x माइनस एक्स नॉट की पावर n वाली, और यहाँ पे x नॉट क्या है, वो 0 आ रहा है, तो बाकी क्या बच गया, x की पावर n। पहला डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा लिया, और मैंने आपको बताया था कि जब आपने इस सीरीज का पहला डेरिवेटिव लेना है ना, तो n को 1 से शुरू करना है, जब दूसरा लेना है तो n को 2 से शुरू कर लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे आया कि n स्टार्ट में आ गया और पावर में से एक माइनस हो गया।
सिमिलरली जब आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर n-1 शुरू में आ गई और पावर में से एक माइनस किया तो n-2 बच गया। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपने क्वेश्चन 1 में पुट कर दी। पुट करने के बाद नेक्स्ट इसको इस स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई किया गया है। जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी को तो ये एक्स की पावर n रह जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। फिर x को मल्टीप्लाई करवाए सीरीज से तो ये n-1 है, तो x से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया n। x की पावर 1 है ना, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये x की पावर n आ गया और फिर लास्ट टर्म ये एज इट इज आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना तो मेन काम क्या होता है, आपने x की पावर सेम करनी है। यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे n है, तो जहाँ पे n-2 है आप उसको भी n बना लें। ठीक है, ये वाली जो है ये टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, ये वाली ये भी एज इट इज आ गई और ये वाली टर्म भी एज इट इज आ गई। ठीक है, यहाँ पे n-2 को n बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप n को रिप्लेस करोगे n+2। जब +2 से किया मतलब 2 है, ठीक है, और गया टू इनफिनिटी, n की जगह n+2 -1 n+1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे भी n की जगह पे n+2 लग गया और यहाँ पे जब n-2 है तो n की जगह पे n+2 लगाएंगे तो 2 और -2 कैंसिल और बाकी n बच गया। ठीक है, उसके बाद सबकी x की पावर सेम हो गई है। अब हमने करनी है समेशन की लिमिट सेम। दो ही काम करने हैं इसमें, x की पावर सेम करनी है पहले, फिर समेशन की लिमिट सेम करनी है। तो अब रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि जब n को किसी चीज से रिप्लेस करोगे ना लिमिट सेम करने के लिए तो ये पावर सेम डिफरेंट हो जाएंगी, तो आपने इसको रिप्लेस नहीं करना। अब आपने क्या करना है, समेशन मतलब खोल देने, ओपन कर लेनी उतनी वैल्यू। ये n इज इक्वल टू 2 है, इसको एज इट इज रहने दें। ये n इज इक्वल टू 0 है, आपको पता है जब आप 0 n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। जब आप इसकी पहली दो टर्म मतलब 0 और 1 वाली ओपन कर दोगे तो n 2 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, इसकी एक टर्म और ओपन कर दो तो n 2 से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 0 है, इसकी भी दो टर्म्स ओपन कर दो तो n किससे 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये पहली टर्म एज इट इज आ गई, यहाँ पे 0 0 पुट किया तो 0 + 2 2 आ गया, 0 + 1 1, तो 2c2 और x की पावर 0 1 मतलब 2c2 आ गया। फिर जब 1 पुट किया तो ये 6c3x आ गया और फिर n2 से इन्फिनिटी तक ये एज इट इज आ गई ये टर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी एक टर्म ओपन करनी है तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4c1x आ गया। सिमिलरली इसकी दो टर्म्स ओपन कर दें तो इसकी दो टर्म बाकी हमने 2 से लिख लेना है, बाकी जो बची उसको 2 से लिख लेना है, n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। इसी तरह इसकी दो टर्म्स ओपन करें 0 और 1 वाली तो ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास और बाकी जो है वो n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पे x की पावर n आ रही है और समेशन आ रहा है ना n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, उसको कॉमन ले लें, मतलब ये सारी की सारी समेशन टर्म जो है कॉमन आ जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास, और बाकी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स मतलब जो बाकी टर्म्स आ रहे थे हमने उसको अरेंज करके सिर्फ लिखा है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इनको सिंप्लीफाई किया गया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। लास्ट जो स्टेप है इस मेथड का उसमें कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। जब आप x नोट का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2c0 - 2c2 और राइट साइड पे 0 है तो ये 0 के इक्वल आ गया। c2 को इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, बाकी c2 इज इक्वल टू c0। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो ये भी 0 के इक्वल और यहाँ से c3 इक्वल टू c1 आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा यहाँ पे, सॉरी n आएगा, x की पावर n का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो ये आपके पास क्या आ गया, cn + 2 इज इक्वल टू cn, और n की लिमिट वही होगी जो कि समेशन की लिमिट है। समेशन की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से इन्फिनिटी तक, तो n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ गया। फिर इस ये हमारा क्या होता है, रिकर्शन रिलेशन होता है कि इससे हम आगे मजीद वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके अंदर आपने n की 3 से 4 वैल्यूज पुट करके तो कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लेनी है। 2 पुट किया तो c4 इज इक्वल टू 2 आ गया और c2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो c0 के इक्वल है। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो c5 इज इक्वल टू c3 आ गया और c3 की वैल्यू हमारे पास c1 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। ठीक है,
इसी तरह से हमने 4 5 ये पुट किया। उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, y इक्वल टू ये सीरीज है, ये सीरीज ली, यहाँ पे C नॉट C1 C2 C3 जितने कांस्टेंट की वैल्यूज आपके पास है ना, उनको पुट कर देना है। ठीक है, C नॉट की वैल्यू हमारे पास और कोई नहीं आई, इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, C1 की भी नहीं थी, ये भी लिखा रहने दिया। लेकिन C2 की वैल्यू हमारे पास C नॉट आई है, ये लिख दिया। C3 की वैल्यू C1 आई थी, वो लिख दिया। फिर C4 की वैल्यू C नॉट है वो, फिर C5 की वैल्यू C1, C6 की वैल्यू C नॉट, ये सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब जो सेम कोफिशिएंट वाली वैल्यू है ना C नॉट वाली, उसको लैदा कर लें। अब C नॉट वाला किसमें किसमें आ रहा है, देखें, ये टर्म C नॉट की है, ये वाली C नॉट की है, और ये C नॉट की है, ये वाली टर्म C नॉट की, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब में से C नॉट कॉमन लिया, बाकी 1 बच गया, इसमें से लिया तो x स्क्वायर बच गया, ये थर्ड वाली में से लिया तो x4 बच गया है, फिर x6 एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी टर्म्स में C1x है, फिर C1x क्यूब है, इन सब में क्या C1x कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे इस टर्म पे क्या बच गया 1, ये 1 आ गया। यहाँ पे C1x कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच गया, ये आ गया, फिर x4 एंड सो ऑन, ये आ गया। ठीक है, इन सब के अंदर देखो, एक ये सीरीज आ रही है और एक ये, दोनों सेम आ रही है, इसको कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा C नॉट प्लस C1x। यहाँ तक आपका सोल्यूशन कंप्लीट है। इससे आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें तो भी ठीक है। ये वाली सीरीज बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये उसकी बाइनोमियल सीरीज ऊपर एक्सपेंड की हुई है। ठीक है, पावर -1 है तो नीचे जाके +1 हो जाएगी। अब देखें इसके सोल्यूशन के अंदर कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, C नॉट और C1 दो कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की थी। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सोल्यूशन के अंदर उतने ही कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, तो ये इसका पावर सीरीज सोल्यूशन है।